पढ़ेंगे इकाई 3 कोशिका संरचना एवं कार्य। उसमें अध्याय 8 पढ़ेंगे कोशिका जीवन की इकाई। तो चलिए पढ़ते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वे मेरे पहले का वीडियो जाकर देख सकते हैं। मेरे पहला का वीडियो अपलोड हो गया है। चलिए हम लोग अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई, इससे पहले पढ़ने से पहले मेरे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे मनोबल को बढ़ावा मिले। ऐसे ही मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पर काम करता रहूँ। चलिए करते हैं। तो पहले एक वैज्ञानिक का नाम हम पढ़ लेते हैं। ऐसे कुछ काम करनी है तब ही पढ़ लेते हैं इनके बारे में। चलिए पढ़ते हैं। जीएन रामचंद्रन प्रोटीन संरचना के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व थे तथा मद्रास स्कूल ऑफ फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के स्थापक थे। सन 1954 में नेचर में प्रकाशित कोलाजन के तिहरी कुंडलित संरचना की खोज तथा रामचंद्रन प्लॉट के उपयोग से प्रोटीन के बहुलक के विश्लेषण से संरचनात्मक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त हुई। आपका जन्म 8 अक्टूबर 1922 को दक्षिण भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र कोचीन के निकट एक गांव में हुआ था। आपके पिता एक स्थानीय कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे, अतः रामचंद्रन की गणित के प्रति रुचि पैदा करने में उनका पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। आपने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के उपरांत मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में बीएससी ऑनर्स की सर्वोच्च स्थान प्राप्त की। जब आप 1949 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री की उपाधि प्राप्त की। जब आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे तब आपकी मुलाकात लाइनस पॉलिंग से हुई तथा ये उनके अल्फा हेलिक्स तथा बीटा सीट संरचना के मॉडल पर प्रकाशित कार्य से बहुत प्रभावित थे, जिससे आप कोलेजन की संरचना को हल करने की ओर अपना ध्यान खींचा था। आप 78 वर्ष की आयु में 7 अप्रैल 2001 को स्वर्गवासी हुए। जीएन रामचंद्रन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई। तो आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव एवं निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थित एवं अनुपस्थित है। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब है कोशिका क्या है। कोशिकीय जीवधारी पहला है स्वतंत्र जीवन वही स्वतंत्र अस्तित्व यापन, और दूसरा है जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीवन अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। वही एंटोन वान लीeuwenhoek ने पहली बार कोशिका को देखा एवं इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की। सूक्ष्मदर्शी की खोज एवं बाद में इनके सुधार के बाद फ्रेंच कॉन्ट्रास्ट एवं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। अब है कोशिका सिद्धांत के बारे में।
1838 में जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस लाइडेन ने बहुत सारे पौधे के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधे में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर सवान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत होती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतक के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेषता है। उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। स्लाइडेन एवं स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, यानी ओमनिज सेलुलर ही सेलुलर। इन्होंने स्लाइडेन एवं स्वान की परिकल्पना को कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। सभी सजीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिका का समग्र अवलोकन। आरंभ में आप प्याज के छिलके और या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। उनकी संरचना का स्मरण करें। प्याज की कोशिका जो प्रारूपिक पादप कोशिका है, जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति एवं इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली रचना निकलती दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं जिसके आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकेरियोटिक और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। दोनों यूकेरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल अवायु मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों पादप एवं जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल है। कोशिका का जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया यही संपन्न होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली भी विभिन्न संरचनाएं मिलती है जो कोशिकांग कहलाती है, जैसे अंतःप्रद्रवी जलिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडी, गोल्जी सम्मिश्र, लयनकाय या लाइसोसोम एवं रसधानी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाएं का अभाव होता है। अब है कुछ चित्र दिया हुआ है। विभिन्न प्रकार के आकार की कोशिकाओं का चित्र द्वारा प्रदर्शन है। ये है भाई तंत्रिका कोशिका, शाखित एवं लंबी है। ये है मध्य योतकी कोशिकाएं, ये गोल होती है। एक वाहिनिका दीर्घीकृत है और ऊपर वाला तीनों ये लाल रुधिर कोशिकाएं गोल एवं द्विअवतली। ये है श्वेत रुधिर कोशिकाएं अमीबाकृति। यह स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं लंबी एवं सक्रिय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूकेरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि दो अंगकों हरित लवक या पौधे में एवं सूत्रकणिका में एवं खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जलिका में भी मिलते हैं। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारकाय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। कोशिकाएं माप, आकार एवं कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती है। उदाहरण सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की, जबकि जीवाणु या बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है।
बहुकोशिकीय जीवधारी में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास लगभग 7.0 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में होती है। ये बिंबाकार, बहुभुजीय, स्तंभी, घनाभ धागे की तरह या असमाकृति प्रकार की हो सकती हैं। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। ये है ससीम केंद्र की कोशिका का अन्य सजीवों के साथ तुलनात्मक का चित्र द्वारा प्रदर्शन। विषाणु को देख लिए 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ का लगभग 0.1 माइक्रोमीटर और प्रारूपिक जीवाणु का आकार वही 1 से 2 माइक्रोमीटर। ये तो समझ लीजिए कि वही कोशिका का चित्र है। अब है थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया श्रमजीव पीपीएलओ मिलते हैं। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती है। माप का आकार काफ़ी भिन्न होती है। जीवाणु के 4 मूल प्रकार होते हैं: डंडाकार, बेसिलस, गोलाकार, कोकस, कोषाकार, विब्रो एवं सर्पिल-स्पाइरल। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन, आकार एवं कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न एवं केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त कोष्ठ एकल गुणसूत्र या गोलाकार डीएनए जीवाणुओं में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। इनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणुओं का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिकों में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोटिकों अंगक नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिकों में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विशिष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे मीजोजोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होते हैं। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंध कर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं, जैसे बाह्य परत पर ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव्य झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, पर ये तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता एवं ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन वृद्धि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उसे ग्राम धनात्मक एवं अन्य जो अभिरंजित नहीं हो पाते उन्हें ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होते हैं। कुछ में यह ढीली अक्षत होती है जिसे अपंक परत कहते हैं और दूसरों में यह मोटी एवं कठोर आवरण के रूप में हो सकती है जो संपुटिका या कैप्सूल कहलाती है। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। यह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। जीवद्रव्य झिल्लिका प्रकृति में वर्णनात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। एक विशेष झिल्लीमय संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है को मीजोजोम कहते हैं। ये फैलाव पुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति एवं इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है।
यह श्वसन स्रावी प्रक्रिया जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ सतह एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिका चलायमान अथवा अचलायमान होती है। यदि वह चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जिसे कशाभिका कहते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या एवं विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका या फ्लैजिलम 3 भागों में बटा होता है: तंतु, अंकुश एवं आधारीय शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहरी की ओर फैला होता है। जीवाणुओं की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम एवं झालर उनकी गति में सहायक नहीं होती। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघुसूत्र जैसे तंतु है जो कोशिका के बाहर परिवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाई जाने वाले चट्टानों एवं पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करती है। राइबोसोम अंतर्वृष्ट पिंड। राइबोसोम एवं अंतर्वृष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका के जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 उपइकाइयों 50S एवं 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। अब अंतर्वृष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्वृष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरण फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं गैस रसधानी नीलहरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती है। यहाँ चित्र दिया गया है। चित्र प्रदर्शित करता है पादप कोशिका, प्राणी कोशिका। गोल्जी फलन है, जीवद्रव्य झिल्ली है, तारक का है, पेरोक्सिसोम है, लायन का है ये राइबोसोम है ये, और ये सूत्रकणिका है, ये खुरदरी अंतःप्रद्रवी जलिका है, ये कोशिका द्रव है, ये केंद्रक है, ये केंद्रिका है, ये केंद्रक आवरण है, चिकनी अंतर्द्रवी जलिका है, ये गोल्जी उपकरण है ये वाला, और ये है सूक्ष्माकुर, ये पादप कोशिका है ये ऊपर वाला। इसमें केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक उपकरण, वही केंद्रक आवरण, केंद्रक झिल्ली, रसधानी कोशिका भित्ति, सूत्रकणिका, राइबोसोम, हरित लवक, कोशिका द्रव्य, पेरोक्सिसोम, ये मध्यवर्ती तंतु है, ये एक्टिन तंतु ये वाला, सूक्ष्म नलिका, जीवद्रव्य तंतु और चिकनी अंतर्द्रवी जलिका है ये, लैनकाय है ये, और खुरदरी अंतर्द्रवी जलिका है। अब यूकैरियोटिक कोशिकाएं या ससीम केंद्र की कोशिकाएं। चलिए तो जूम कर लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं। सभी आधे जीव पादप प्राणी एवं कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय एवं कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। पादप एवं जंतु कोशिकाएं भिन्न भिन्न होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति लवक एक बड़ी केंद्रीय रसधानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होती है। दूसरी तरफ कोशिकाओं में तारकाएं मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है।
आइए प्रत्येक कोशिकीय अंग की संरचना एवं कार्यविधि का अध्ययन करें। अब है कोशिका झिल्ली। 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीवद्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं जो 2 सतहों में व्यवस्थित होती है। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर एवं जल भीरू कुछ सिरा अंदर की ओर इसमें होता है। इसमें सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। इसके अतिरिक्त फॉस्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन एवं लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य की रुधिराणु या एरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन 40% लिपिड मिलता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर 2 अंगभूत एवं परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धंसे होते हैं। कोशिका झिल्ली के उन्नत नमूना 1972 में सिंगर या एवं निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल कृत्रिम नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति का कारण फॉस्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पारस्परिक गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। यह है उसकी संरचना, जीव द्रव्य झिल्ली की तरल कृत्रिम संरचना। ये शर्करा, ये परिधीय प्रोटीन है, ये फॉस्फोलिपिड द्विसतह है और ये कोलेस्ट्रॉल है। झिल्ली की जूम कर लेते हैं। झिल्ली की तरलीय प्रकृति इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि, अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण, श्रवण, अंतःकोशिका कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। जीवद्रव्य झिल्ली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीन विलय सांद्रण प्रवणता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को प्रसारण कहते हैं। चूँकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड सतह से होकर नहीं जा सकते, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत जैसे इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन पंप। कोशिका भित्ति। अब आपको याद ही होगा कि कवक एवं पौधे की जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानियों और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। सवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, ग्लाइकेन्स, मैंगनीज एवं खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरे पौधे में यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एवं प्रोटीन की बनी होती है। नॉन पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका भित्ति की परिपक्वता के साथ घटती जाती है। इसके साथ ही कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होता है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट की बनी सतह होती है, जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए
एवं पकड़े रहती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीवद्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे रूप में स्थित रहते हैं, जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। अब है अंतःझिल्लिका तंत्र। झिल्लीदार अंगक कार्य एवं संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अतः उन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतर्द्रव्य जलिका, गोल्जी काय, लयन काय एवं रसधानी अंग आते हैं। सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक एवं ऑक्सीजोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते, इसलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते। अब इसका अंतर्द्रव्य झिल्ली है, इसका पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर है केंद्रक छिद्र, ये खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका, ये राइबोसम है और ये चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका। तो चलिए पढ़ते हैं अंतर्द्रव्य जलिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जलिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्य जलिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्य जलिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिसे अंतर्द्रव्य जलिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं, उसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्य जलिका, उसको भी देख लेते हैं चित्र इसका, कहते हैं गोल्जी उपकरण का, ये कुंड ऊपर है, गोल्जी उपकरण का यही चित्र है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। चलिए, राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्य जलिका वही चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती है, उन्हें खुरदरी अंतःद्रव्य जलिका बहुतायत भाग लेते हैं, उनमें खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका बहुतायत से मिलते हैं। ये काफ़ी फैली हुई तथा केंद्र के बाह्य झिल्लिका तक फैली होती है। चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्य जलिका में होते हैं। अब है गोल्जी उपकरण, छोटा छोटा करके निकाल लेते जल्दी। कैमिलो गोल्जी 1898 में पहली बार केंद्र के पास घनी रंजित जलिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी, जिन्हें बाद में उनके नाम पर गोल्जी काय कहा गया। यह बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है, जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे जलिकाएं कहते हैं। गोल्जिकाय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गोल्जी कुंड केंद्रक के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, जिनमें निर्माणकारी सतह या उन्नतोदर शीर्ष एवं परिपक्व सतह उत्तलावतल ट्रांस होती है। अंगक शीर्ष एवं ट्रांस सतह पूर्णतः अलग होती है, लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। गोल्जिकाय का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेशित कर अंतरकोशिकीय लक्ष्य तक पहुँचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है। संवेशित द्रव्य परद्रव्य जलिका से पुटिका के रूप में गोल्जिकाय के शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गोल्जिकाय का अंतर्द्रव्य जलिका से निकटतम संबंध है। अंतर्द्रव्य जलिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोल्जिकाय के ट्रांस सिरे से निकलने के पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। गोल्जिकाय ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। लयन का या लाइसोसोम, यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है जो संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जिकाय में बनते हैं। पृथक्कीकृत लयनकाय पुटिका में सभी प्रकार के जल अपघट्य एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेजेज, प्रोटोएजेज एवं कार्बोहाइड्रोजेज मिलते हैं, जो कि अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि का पाचन में सक्षम है। अब है रसधानी या वैक्यूल। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। इनमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ एवं अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है भी
नहीं है भी इसमें मिलते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। पौधे में बहुत से आयन एवं दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टोनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण से इनका सांद्रता रसधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है वही। अब है अमीबा में सब कुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आद्य जीव में खाद्य रसधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। अब है सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न होती है। यह उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। यह आकृति एवं आकार में भिन्न होती है। यह तसरीनुमा बेलनाकार आकृति की होती है जो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी और 0.2 से 1 माइक्रोमीटर औसत 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसकी बाहरी झिल्ली एवं भीतरी झिल्ली इसकी अवकाशिका को दो स्पष्ट जलीय कक्षों बाह्य कक्ष एवं भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। भीतरी कक्ष जो घने एवं समांगी पदार्थों से भरा होता है अधात्री कहते हैं या मैट्रिक्स। बाह्य कला सूत्रकणिका की बाह्य सतत सीमा बनाती है। इसकी अंतर झिल्ली कई अधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है जिसे क्रिस्टी या एक वचन क्रिस्टो कहते हैं। क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। इसकी दोनों झिल्लियों में इनसे संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं जो सूत्रकणिका के कार्य से संबंधित है। सूत्रकणिका का वायवीय श्वसन से संबंध होता है। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। इस कारण से सूत्रकणिका को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। सूत्रकणिका के अधात्री में एकल वितरककार डीएनए अणु एवं कुछ आरएनए राइबोसोम 70S वाला प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। ये देखिए ये वही सूत्रकणिका का पिक्चर है। यूपी बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, अधात्री है, अंतर झिल्ली अवकाशिका है। ये वाला बीच ये है क्रिस्टी। अब है लवक या प्लास्टिड। लवक सभी पाद कोशिका एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में मिलती हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं जिसे हरित लवक, वर्णी लवक एवं अवर्णी लवक है। हरित लवक में पर्ण हरित वर्णक एवं कैरोटीनाइड वर्णक मिलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। वर्णी लवकों में वसाविले कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, जैंथोफिल एवं अन्य दूसरे मिलते हैं। इनके कारण पातों में पीले, नारंगी एवं लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है जैसे आलू। तेल लवक में तेल वसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। हरे पौधे में के अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक, फीते के आकार के अंगक होते हैं जो विभिन्न लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर एवं चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। इनकी संख्या भिन्न होती है जैसे प्रत्येक कोशिका में एक क्लेमाइडोमोनास हरित सवाल है ब्रैकेट में से 20 से 40% कोशिका पर्ण मध्योतक कोशिका हो सकती है। प्रत्येक कोशिका में 20 से 40% कोशिका पर्ण मध्योतक कोशिका हो सकती है। सूत्रकणिका की तरह हरित लवक द्वि झिल्लिका युक्त होते हैं। उपरोक्त दो में से
इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। हरित लवक के अंतर झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। पीठिका में चपटे झिल्ली थैली जैसी संरचना संगठित होते हैं, जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे ग्रेना एकवचन ग्रेनम या अंतरग्रेना थाइलेकोइड कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकोइड को जोड़ती है उसे पीठिका पट्टिकाएं कहते हैं। थाइलेकोइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरती है, इसे अवकाशिका कहते हैं। हरित लवक की विभिन्न पीठिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। इसमें छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए अणु एवं राइबोसोम मिलते हैं। हरित लवक थाइलेकोइड में उपस्थित होते हैं। हरित लवक में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S कोशिकीय द्रव्य राइबोसोम 80S से छोटा होता है। इसका पिक्चर देख लेते हैं। हरित लवक का अनुभागीय दृश्य, बाहरी झिल्ली है, भीतरी झिल्ली है, ये वाला ग्रेनम है, ये थाइलेकोइड है, ये पीठिका पट्टिका है। अब राइबोसोम जॉर्ज प्लेट 1953 में ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के बने और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S एवं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम में उप इकाइयाँ बड़ी एवं छोटी उप इकाइयाँ होती है, जहाँ पर S स्वेडबर्ग इकाई अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप में आकार एवं घनत्व को व्यक्त करता है। दोनों 70S एवं 80S राइबोसोम दो इकाइयों से बना होता है। अब साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन प्रोटीन युक्त विस्तृत जलिकावत तंतु जो कोशिका द्रव में मिलता है उसे साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका में मिलने वाले साइटोपंजर के विभिन्न कार्य जैसे यांत्रिक सहायकता, गति एवं कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी है। अब है पश्माव एवं कशाभिका। पश्माविकाएँ एक वचन पश्माव एवं कशाभिकाएँ एक वचन कशाभिका रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाले अपवेदी है। पश्माव एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायक है। कशाभिका अपेक्षाकृत लंबे एवं कोशिका की गति में सहायक है। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाई जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप में यूकैरियोटिक कशाभिका से भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पश्माव एवं कशाभिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर को अक्षसूत्र कहते हैं जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है जो लंबे अक्ष के समानांतर स्थित होते हैं। अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है और 9 द्विअरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती है। अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाएं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एवं केंद्रीय बहिकेंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं जो परिधीय द्वीप के प्रत्येक नलिका के आर्य दंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार 9 आर्य तान या छड़ बनती है। देखिए संरचना पश्माव या कशाभिका का अनुभाग जो विभिन्न भागों और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी वही है और देख लीजिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी द्वारा कैसे देखा गया। अब वह आंतरिक संरचना का चित्रात्मक प्रदर्शन करता है। तो देख लीजिए ये है जीव द्रव्य झिल्ली, ये है जो है परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये छोटा वाला, ये अंतर्द्विक सेतु है ये, और ये है केंद्रीय सूक्ष्म नलिका, ये है केंद्रीय अक्षद है, ये आर्य दंड है। तो चलिए हो गया इतना है। परिधीय द्विक सेतु आपस में जुड़े होते हैं। दोनों पश्माव एवं कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं जिसे आधारिकाय कहते हैं। अब है तारकाय एवं तारक केंद्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल। तारकाय वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है जिसे तारक
परिकेंद्र कहते हैं। ये अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारकाय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूब्यूलिन सूत्रों से बने होते हैं। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं। 5 के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। यह परिधीय त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने आर्य रंग से जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पश्चाभ एवं कशाभिका का आधारिकाय बनाता है और तर्कु तंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तर्कु उपकरण बनाता है। अब है केंद्रक या न्यूक्लियस। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व की थी। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जैसे क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है उसे क्रोमेटिन का नाम दिया। अब है अंतरकाल अवस्था केंद्रक, ये ब्रैकेट में कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो। वही अत्यधिक फैली हुई एवं विस्तृत केंद्रकीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। केंद्रकीय अधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती है, जिसे केंद्रिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण 2 समानांतर झिल्लियों से बना होता है, जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है, जैसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच अवरोध का काम करता है। बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतर्द्रव्य जलिका के सतत रूप से जुड़ी रहती है एवं इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। यह छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। इन 2 छिद्रों से होकर आरएनए एवं प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव एवं कोशिका द्रव से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती रहती है। क्या आप कुछ जीवों के नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हैं? कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती है, जिसे स्तनधारी जीवों की रक्ताणु एवं संवहनी पौधे में चालनी नलिका कोशिका। क्या तुम मानते हो कि कोशिकाएं जीवित हैं? केंद्रकीय अधात्री या केंद्रक द्रव में केंद्रिक एवं क्रोमेटिन मिलता है। यहाँ कुछ चित्र दिया हुआ केंद्रक की संरचना देख लेते हैं कि ये केंद्रक द्रव, ये केंद्रिका, ये केंद्रक छिद्र, ये केंद्रक झिल्ली। गोलाकार केंद्रक द्रव में पाया जाता है। केंद्रिका झिल्ली रहित वह संरचना है जिसका द्रव केंद्रक से सतत संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। जो कोशिकाओं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है, उनमें बड़े एवं अनेक केंद्रिक मिलते हैं। आप याद करें कि अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली स्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जलिका मिलती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। अवस्थाओं एवं विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र रचना दिखाई पड़ती है। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें इतर हिस्टोन एवं आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों या 23 जोड़ों में बिखरा होता है। आप गुणसूत्र में डीएनए का संवेष्टन या पैकेजिंग कक्षा 12वीं में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, जिसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर भी कहते हैं। इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। तारकाय गुणसूत्र के दोनों आद्रय गुणसूत्रों को एक बिंदु पर पकड़कर रखना है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: मध्य केंद्रकी या मेटासेंट्रिक,
गुणसूत्रों में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीच स्थित होता है, जिससे गुणसूत्रों की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। दूसरा, उप मध्य केंद्री या सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्रों में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी एवं एक भुजा बड़ी होती है। अग्र बिंदु या एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्रों में गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिसके एक भुजा अत्यंत छोटी एवं एक भुजा बहुत बड़ी होती है, जबकि अंतः केंद्री या फिबोसेंट्रिक गुणसूत्रों में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। यहाँ है कैनेटोकोर सहित गुणसूत्र, कैनेटोकोर इसको कहते हैं। ये है वही सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, वही एक्रोसेंट्रिक और फिबोसेंट्रिक। इसकी सेटेलाइट है, यह द्वितीय संकीर्ण है, ये गुणसूत्र बिंदु है, ये छोटी भुजा है, ये छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा है। अब है सूक्ष्म निकाय या माइक्रोबॉडी। बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैली है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं। ये पौधे जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, इसी को सूक्ष्म निकाय या माइक्रोबॉडी कहते हैं। आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर खत्म हो गया, फिर अगला चैप्टर आएगा, आज ही आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ इसमें बीच में गलती हो गया या मैं जो कुछ गलत बोल दिया उसके लिए माफ़ी, क्योंकि एक साथ एक चैप्टर को पढ़ाने से कुछ मुँह से निकल जाता है, मतलब गलत निकल जाता है सब, इसके लिए माफ़ी चाहिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले